नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को एक बार फिर से असीम मुनीर ने भड़काऊ बयानबाजियों का जो दौर है वो चलाया है। लीबिया पहुंचे मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला है, जहां उन्होंने मुस्लिम देशों से अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अब देखिए कि मुनीर ने क्या कुछ कहा। मुस्लिम देश बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, दर्द से गुजर रहा है। पिछले 20 सालों में 7 या 8 शानदार मुस्लिम देश एक के बाद एक तबाह हो गए। दुर्भाग्य से आज मुस्लिम दुनिया उन लोगों की धोखेबाजी, चालों और साजिशों का शिकार हो गई है जो इसका पतन सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो देखिए कि क्या कुछ यहां पर असीम मुनीर का कहना है और किस तरह से ये भड़काऊ जो बयानबाजी है उसका दौर यहां पर चलाया जा रहा है। तो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुनीर ने किस तरह से जहर एक बार फिर से उगला है और इसमें बाकी अब मुस्लिम देशों को भी जो है उसने एकजुट होने के लिए कहा। लीबिया में आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला और क्या कुछ कहा वो बताया आपको। मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की है, एकजुटता की अपील कर रहे हैं मुस्लिम देशों से और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ एकजुटता की अपील है। ये अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ, यानी आप एक धार्मिक कट्टरपंथी सोच को जो है बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की बयानबाजी के जरिए। आप देखिए कि मुनीर ने पाकिस्तान को यह बताया मसीहा कि पाकिस्तान एक मसीहा है और ऐसे में सभी देश अब जो है वो पाकिस्तान की बातों में आकर के एकजुट हो जाए और ये आह्वान है मुस्लिम देशों के लिए। अब देखिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर इस्लाम के प्रचार में जुट गए हैं। असीम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के दुश्मनों को तैयार रहना है। मुसलमानों की तौर पर हमें अपनी ताकत के साथ तैयार रहना होगा ताकि उन लोगों के दिलों में दहशत फैलाई जा सके। आप शब्द सुनिए, दहशत फैलाई जा सके जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। आज पाकिस्तान ने फिर वो भाषण जो सरहदों से नहीं बल्कि सीधे आतंक की सोच से निकलती है, यानी फिर वही भाषा जो एक तरह से आतंकवादियों की सोच है उसको असीम मुनीर ने कहा। अब ऐसे में देखिए असीम मुनीर वही है जिसके भड़काऊ बयानों के बाद कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। याद होगा आप सबको, जिसमें कितने निर्दोष टूरिस्ट थे जिनसे धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई और यह सब कुछ हुआ था असीम मुनीर के उस भड़काऊ बयान के बाद। भारत ने भी जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। आज भी पाकिस्तान को वो याद होगा। आज वही मुनीर लीबिया की धरती से कुरान की आयतों को सहारा लेता है, आतंक की भाषा बोल रहा है, खुद को पूरे मुस्लिम जगत का ठेकेदार घोषित कर रहा है। अब असीम मुनीर क्या समझ करके ये तमाम बयानों को वो दे रहा है, ये फिलहाल समझ में चीजें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कुछ दिन में बाकी देश भी जो सपोर्ट कर रहे थे, मैं अमेरिका की तरफ सीधा इशारा करूंगी, उनको भी समझ में चीजें आ जाएंगी। अब देखिए मुस्लिम जगत के ठेकेदार मुनीर, सवाल सिर्फ बयान का नहीं नीयत का है और नीयत का खोट तो है ही, पाकिस्तान की नीयत में खोट तो है ही। पाकिस्तान मुस्लिम देशों को उकसा रहा है। ये उकसाना नहीं तो और क्या है कि अल्लाह के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है और उनको खत्म करना होगा एकजुटता। तो ये आप भड़काऊ बयानबाजी नहीं तो फिर क्या। और मुस्लिम देशों को यानी बाकी अन्य देश जो युद्ध में नहीं जाना चाहते, जो आतंकवादी सोच नहीं अपनाना चाहते, आप उनको घसीट रहे हैं इसमें। असीम मुनीर का बयान आतंकी सोच है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये बात असीम मुनीर सुन ले। अब ऐसे में आतंकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है मुनीर, दहशत फैलाने की बात, दुश्मनों से बदला लेने की बात, तमाम बातें यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में देखिए कि क्या कुछ जो है वो कहा जा रहा है। अब इसके साथ ही आपको यह भी बताएं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मुस्लिम देशों से यह अपील की कि वो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए एकजुट हो जाए। और ऐसे में इंडिया डेली अब ये सवाल उठाता है और क्या सवाल है वो भी हम बता दें। हम अपने आज के इस खास शो में
कई सवाल भी उठाते हैं उन चीजों को लेकर के कि आखिरकार जो मुद्दा है उस पे सवाल क्या कुछ बन रहे हैं। तो इंडिया डेली का ये सवाल है कि क्या पाक भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन तो वो भारत को वो मानता है। क्या मुनीर के बोल भारत के खिलाफ पटकथा लिखी जा रही है? अब ऐसे में क्या पाक इस्लामिक देशों का सैन्य मोर्चा बनना चाहता है? इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उन सबका एक तरह से सबको एक साथ ला करके उनके ऊपर राज चाहता है, एक छत्र राज चाहता है। क्या है आतंक को अंतरराष्ट्रीय रूप से देने की कोशिश है, और वाकई आतंकवादियों जो अभी पाकिस्तान तक में सीमित है उनको बाकी मुस्लिम देशों में भी ये फैलाने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल रूप देने की कोशिश कर रहा है। और क्या पाक में अब प्रधानमंत्री नहीं जनरल फैसले ले रहा है? इसमें तो कोई दौराय ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र का बोलबाला रहा ही नहीं, प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो मात्र एक पद और कठपुतली एक तरह से आर्मी की। और यही इस बार भी हो रहा है शहबाज शरीफ के साथ। क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म, जनरल राज पूरी तरह से हावी है? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इमरान खान को आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जेल के अंदर में है, और ऐसे में देखिए कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम का ये एक नया बयान जो है वो सामने आ गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण को हथियार बना रहा है? क्या पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई की हिम्मत नहीं रखता और इसलिए मुस्लिम देशों को उकसा रहा है? क्या पाकिस्तान सेना प्रमुख अब प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? और क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जिसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे? और ऐसे में क्या भारत को मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करना चाहिए? इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद में, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, डिफेंस एक्सपर्ट है। और कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ेंगे, और संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेशी मामलों की जानकार है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हुए यूके देवनाथ सर आपका रुख कर रहे हैं। और हमारा जो सवाल था कि ये बयानबाजी जो यहाँ पर अब एक बार फिर से आसिम मुनीर की दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ करके। अब तक ये था कि वो इकलौता ऐसा देश जो भारत के खिलाफ तमाम बयानों को दिया करता था, लेकिन अब बाकियों को भी एकजुट करने की उसकी तैयारी। तो क्या ये भारत के खिलाफ सब षड्यंत्र रचा जा रहा है? सर अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ किरण जी, पाकिस्तान धर्म को भी एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। जैसे अभी जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है, पाकिस्तान का कोई भी राजनीतिक, कूटनीतिक, पॉलिटिकल नेता या मिलिट्री नेता अगर किसी मुस्लिम देश में जाता है तो सबसे पहले वह अपने भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वह जो अपना बाकी बयान है उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के बनाते हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान का जो मित्र मुस्लिम देश है, जैसे अभी वो गए हुए हैं लीबिया, तो लीबिया के जो आम अवाम है, लीबिया के जो लोग हैं, वह सोचे कि वाकई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन है हिंदुस्तान, जबकि ऐसी बात है नहीं। जब आसिम मुनीर गए लीबिया तो वहाँ उनके जो फील्ड मार्शल हैं उससे मिले। अब उनके जो फील्ड मार्शल हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीबिया के साथ पारंपरिक ट्रेडिशनली भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। खासतौर से जब वहाँ पर कर्नल गद्दाफी का रूल था तो रिश्ते अच्छे थे और मजबूत भी थे। कर्नल गद्दाफी के टाइम पर कभी भी लीबिया को भारत विरोधी मंच के हिसाब से इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका कर्नल गद्दाफी को पसंद नहीं करता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब जब आसिम मुनीर लीबिया गए और वहां पर वो फील्ड मार्शल खलीफा बलकासिम हफ्तार से मिले, तो उनके बयान में जहर और सिर्फ जहर, धार्मिक जहर भारत के विरुद्ध था।
इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लीबिया में भी अभी कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला है। और लीबिया में छोटा-सा मुल्क है वैसे बता दूँ, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू ये है कि वो भूमध्य सागर के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि लीबिया में बड़ी तादाद में गैस और नेचुरल गैस के अलावा नेचुरल काफ़ी रिसोर्सेज विशिष्ट मिनरल बड़ी मात्रा में होंगे। बड़ी मात्रा में है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि लीबिया के साथ दोस्ती बनाकर वह उत्तर अफ्रीका के देशों में अपनी पैठ को बढ़ाए। हम्म। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे कि वो हमेशा धर्म के एंगल से ही अपने विचारों को प्रकट करना शुरू करते हैं, खासतौर से आसिम मुनीर। हम्म। जी। तो ये आसिम मुनीर का ये बयान, अगर लीबिया इतना बेहतर दोस्त, अब ये भी कहा जा सकता है कि डायरेक्ट वे में भारत के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना कि 20 सालों में 7 से 8 मुस्लिम देश जो कि बहुत खूबसूरत थे वो सब खत्म हो गए हैं, हमारा दुश्मन है, ये तमाम चीजें क्या मतलब एकजुट कर पाएगी मुस्लिम देशों को? क्योंकि सिया सुन्नी की भी एक लड़ाई है इनके बीच में। इसके साथ ही आप एक प्रतिनिधित्व के तौर पर आना चाहते हैं, आप सब कुछ चीजें संभालना चाहते हैं, सऊदी अरब क्या आने देगा आपको? ऐसी कई चीजें हैं जो अभी क्वेश्चन मार्क के साथ है। जी हाँ, दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं, हम्म। जहाँ की मुस्लिम धर्म के लोग बहुलता में हैं, मेजॉरिटी है। शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। हम्म। अब होता ये है कि इन देशों में हमेशा एक होड़ लगी रहती है। सऊदी है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, कि इन देशों में सबसे पावरफुल मुस्लिम देश का कौन है। कच्चे तौर पे बोला जाओ तो खलीफा कौन है, यानी सबका उस्ताद कौन है। तो ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर इन देशों के बीच में होती रहती है। हम्म। पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर धमाका किया है तब से वो उसी बलबूते पर समझता है और बाकी मुस्लिम देशों को बोलने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, और वो उसको अपने न्यूक्लियर हथियारों को एक मुस्लिम एंगल दे देता है कि मुस्लिम न्यूक्लियर हथियार है। तो फिर इसलिए पाकिस्तान अपने को तुर्की से, मिस्र से, सऊदी से, इंडोनेशिया से ऊपर एक स्थान देने की कोशिश करता है। हमारे साथ यहाँ लेकिन पर जी जी हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, इस बात को, क्योंकि डॉक्टर माफ कीजिएगा, यूके देवनाथ सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से एक साथ लाने के, आप इस बयान को, आसिम मुनीर के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए किरण जी, सबसे पहले तो आपको देवनाथ सर को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, जी। सुप्रभात। और देखिए, ये जो आसिम मुनीर का जो बयान है, रादर ये जो तकरीरें दिया करते हैं, पहलगाम के 4 दिन पहले भी हमने ये देखी थी कि कैसी तकरीर उन्होंने दी थी कि कैसे जो है हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, कैसे भारत और पाकिस्तान दो कौमें हैं, दो मुल्क कभी एक नहीं हो सकते। और उसी तरीके की जो भाषा है, वो जी। अब जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो अपने जो तकरीरों को देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो रिलीजियस डिवाइड को अधिक से अधिक बढ़ाने की उनकी मंशा रहती है, स्पष्ट रूप से दिखता है। और भारत के विरुद्ध तो उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो अभी भी लगातार जारी है। एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान आंतरिक रूप से ही जो है विखंडन की स्थितियां झेल रहा है, और वहां पर चाहे वो पश्तून हो, बलूच हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, सभी के अंदर एक विद्रोह की भावना दिख रही है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, अपनी एयरलाइंस भी अब बेचने की तैयारी में है, और राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर है। सबसे अधिक पॉपुलर लीडर को जेल में डाल के रखा गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थितियां हैं, उससे भी वहाँ की जनता का और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए मैं मानता हूँ किरण जी, कि ये जो सेना के जो जनरल्स होते हैं, वो इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम देशों के हितों की अगर बात की जाए, जी। तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपने देश के अंदर के जो मुस्लिम्स हैं, उनके हितों को के बारे में सोचना चाहिए, पश्तूनों के बारे में सोचना चाहिए, जो सिंधी लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, बलूचों के बारे में सोचना चाहिए,
और यदि पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री रूलर हैं, यदि मुस्लिम हितों की इतने ही चिंतित हैं मुस्लिम हितों को लेकर के, तो जो चाइना में जो 10 लाख कंसंट्रेशन कैंप में बीगर मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बयान देते हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है किरण जी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तब हुआ करते थे, और इमरान खान से एक साक्षात्कार के दौरान किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको वीगर मुस्लिम्स के बारे में क्या कहना है? जी। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मुझे अभी स्टडी करनी है, मैं जानता नहीं हूँ कि क्या है वहां पे स्थिति क्या नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान के जो के ये जनरल्स हों या मुस्लिम हितों की बात करने वाले जो अन्य लीडर्स हों, वो जाहिर है कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। मैं यहाँ पर ओआईसी की बात कर रहा हूँ। ओआईसी के जो लीडर्स हैं गाजा में, जो मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार वगैरह की विषय को हमेशा वो उठाते हैं। और ये सच है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ही जबरदस्त हुई, बहुत ही भयानक भयंकर हुई। चाहे वो बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, उसमें सबसे ज्यादा मारे गए। और ये कोई छुपा नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर एक बहुत अमानवीय जो स्थितियां हैं वो बनी इजराइल हमास युद्ध को लेकर के। लेकिन ये जो ओआईसी के जो राष्ट्र हैं, वो इसके बारे में तो कागजी स्टेटमेंट जरूर जारी करते थे कि हम इसकी निंदा करते हैं वगैरह वगैरह, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होनी चाहिए थी। लेकिन जो पड़ोसी, जो गाजा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इजराइल के आसपास के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने अपने दरवाजे कभी भी जो है इन लोगों के लिए नहीं खोले, हमेशा दरवाजे अपने बंद रखे। ये जरूर था कि इलाज वगैरह के लिए वो व्यवस्था कर देते थे और कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भी भेजते थे, ये बात सच है। लेकिन जब ये कहा गया कि यदि आप इतनी चिंतित हैं तो आप उन लोगों को अपने यहाँ बसा लीजिए, जॉर्डन है और इजिप्ट है, वो सारे जो राष्ट्र हैं, चाहते तो अपने दरवाजे खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तो ये जो पूरी स्थिति है कि आप क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं, उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। और पाकिस्तान की पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान इस समय जो है उसके मंसूबे तो एक जाहिर है कि अपने प्रभाव को जो बढ़ाने के लिए होते ही हैं, लेकिन ये और उसकी जो आंतरिक स्थितियां हैं उसकी वजह से ही से वो उन राष्ट्रों में जा करके और वहां पर मुस्लिम हितों की बात करके वो अपने लिए कुछ फायदा लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान दो नावों की सवारी भी करता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ तो आप सऊदी अरबिया और यूएई के साथ जो है संबंधों को बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो नया खलीफा बनने की तैयारी में है टर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान जब मलेशिया और अन्य राष्ट्रों के साथ जब संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को नए ऑटोमान एम्पायर का एक नया खलीफा अगर बनना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी ये झुकने की कोशिश करता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान न तो इधर का रहता है न तो उधर का रहता है, और यही पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि ये नितांत अवसरवादी राष्ट्र है। इसकी ये कब किस खेमे में जाके बैठ जाएगा, अवसरवादिता के तहत ही तो खलीफा बनने की ये पूरी तैयारी है संजीव सर, और इसमें कोई दोराय भी नहीं है। मैं चाहूंगी संदीप मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर आपका भी। और संदीप सर, इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि खलीफा बनना है, दो नावों की सवारी कर रहे हैं, लेकिन बयानों को हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि हमने पहलगाम देख लिया है ऑलरेडी, हम भुक्त भोगी हैं। अब ऐसे में ये जो बयान दिया गया, भले ही सऊदी अरब, यूएई, लीबिया के साथ जिस तरह से यूके देवनाथ सर ने भी कहा कि बहुत बेहतर रिश्ते हैं भारत के, लेकिन ये कब पलट जाए पता नहीं चलता। तुर्की उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हल्के में ना लेकर के अब अपनी स्ट्रैटेजी भी हमें तैयार करके रखनी होगी। देखिए, हमें तो अपनी स्ट्रेटजी तैयार हमेशा रहती है, और हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए इस मामले पे बिल्कुल स्पष्ट होंगे, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान को कतई ट्रस्ट करते ही नहीं। किसी भी मामले में जो है कभी भी वो धोखा दे सकता है, और पाकिस्तान ही नहीं, हम अपने कुछ खास मित्रों को भी ट्रस्ट नहीं करते आज की तारीख में, जिनसे हम कभी गले मिल करके फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनका भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि कब वो पलट जाए। तो हमने अपने विदेश नीति में, रक्षा नीति में देखा है कि कुछ लोग हैं जो अचानक मौका देख करके पलट जाते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ट्रस्टेड एंड टेस्टेड हैं। तो जो लोग हमारे साथ ट्रस्टेड एंड टेस्टेड हैं उसके साथ तो हम चलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी हम अपने स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाते। मैं विषय पे आता हूँ किरण जी, कि मामला क्या है कि एक आदमी को बीमारी होती है सुरमा बनने की। पाकिस्तान जब देश बना, एक खंड बना कि उसको मुस्लिमों को सुरमा बनना है, और वह बीमारी उस स्थिति में भी बनी हुई है जब वो भिखारी बन चुका है।
और फील्ड मार्शल जो कहते हैं ना कि पीटने के बाद किसी को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, और जब उसको अमेरिका का राष्ट्रपति डिनर खिला देता है तो उसको खुद ही फील होने लगता है कि मैं बहुत बड़ा फील्ड मार्शल हो गया हूं। जबकि सच्चाई यह है कि वह एक ख्वाब पाला हुआ है कि हम भी कहीं मुस्लिमों का एक नाटो तैयार करें, लेकिन मुस्लिमों का नाटो करने के लिए आपको यूरोप जैसी अर्थव्यवस्था भी चाहिए। आप खुद ही जब भिखारी हैं, जब आप खुद ही आईएमएफ के फंड पे पल रहे हैं, तो आप इस तरह के संगठन में जब पैसे की देने की बात आएगी तब तो आप अंतिम पंक्ति में खड़े होंगे। तो जब अंतिम पंक्ति में आप खड़े होंगे मुनीर साहब, तो आपकी बात कौन सुनेगा, आपकी बात को गंभीरता से कौन लेगा? एक भिखारी अगर इस तरह का कोई बात कहता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको मुस्लिम राष्ट्र भी गंभीरता से लेंगे। मुस्लिम राष्ट्र जानते हैं पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है। मुनीर फील्ड मार्शल नहीं है, पिटे हुए मार्शल हैं, और पिटे हुए व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं देता, भले वो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बनने की नहीं, घोषणा लेकिन कर दिया रहा हो। गया ना सम्मान। बार बार डोनाल्ड ट्रंप मंचों पर आकर के कह देते हैं मेरे तो फेवरेट हैं, बार बार बुलाते हैं, इनसे अच्छा बेहतर फील्ड मार्शल नहीं। इसके साथ सऊदी अरब ने अभी अभी जो है एक अवार्ड दिया है, उसे सम्मानित किया है। सऊदी अरब के साथ जो है पाकिस्तान का एक डील भी यहां पर देखने को मिला कि अगर युद्ध हो जाए तो ये तमाम चीजें तो इस तरफ ना कि पाकिस्तान के पाले में कुछ चीजें जा रही हैं। आपने मुझसे पूछा? जी 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 संदीप जी, ये सवाल आप ही से है। देखिए, पाकिस्तान आज की हालत क्या है कि अपने आंतरिक परेशानियों से उलझा हुआ है। और दूसरी बात, मुस्लिमों का रहनुमा जब बनने की बात आ रही है तो आप अफगान किसको निकाल के अपने देश से भेज रहे हैं? आप जब अफगानिस्तानियों को आप निकाल रहे हैं, चाइना से आप मुस्लिमों के बारे में बात नहीं करते हैं, तो इन सब से तो आपको लग जाता है ना, पूरे मुस्लिम राष्ट्र समझ रहे हैं कि आज आपकी हकीकत क्या है। आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ एक भिखारी हैं, और भिखारी के लिए मुस्लिम राष्ट्रों की कोई सहानुभूति नहीं मिल सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि जिसके कुछ हित साधने हैं वह पाकिस्तान की पीठ थपथपा सकता है, वह मुनीर की पीठ थपथपा सकता है कि मुनीर यू आर फील्ड मार्शल, यू आर ग्रेट, यू आर ब्रेव। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप पिटे हैं। हाँ, आपने जो कहा कि अमेरिका थोड़ा उनकी पीठ थपथपाता है, तो अमेरिका इसलिए थपथपाया क्योंकि आपको पता है कि भारत ने जो न्यूक्लियर ठिकानों पे हमले किए, कहीं न कहीं दबे खाने लोग ये मानने को तैयार हैं कि वह परमाणु के जो संयंत्र हैं वह अमेरिका के ही हैं, किसी पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं थी कि भारत के परमाणु परीक्षण के चंद महीनों के बाद ही वो तुरंत परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में आ जाता। ऐसे में कोई सक्षम देश ही था जो इसके पीछे तभी यह कर पाया। और पाकिस्तान आज की तारीख में भले अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र का रहनुमा बनने की घोषणा करता हो, लेकिन इसकी हकीकत सबको पता है कि वो दो रोटी के लिए मोहताज है आईएमएफ पे मोहताज। और वाकई अभी हाल फिलहाल में तो पीआईए को प्राइवेटाइजेशन करने की जो बात है वो भी सामने आ गई है। 75% प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर दिया जाएगा, और ये आईएमएफ के ही कहने पर जो है वो किया जा रहा है। कई शर्तें हैं जिसके तहत ये काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में। हमारे साथ यहाँ पर शेखर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आते हुए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वाकई जो आसिम मुनीर का ये प्लान है वो कामयाब होगा नहीं होगा, कई सारे इफ एंड बट्स है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम देख ले, सिया सुन्नी का खेल है, आपकी खुद की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तभी तो आप किसी के खलीफा बन पाएंगे। किरण जी, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और आज की डेट में हर देश को अपनी आर्थिक तरक्की चाहिए। तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें आर्थिक फैक्टर जो है, आर्थिक व्यापार एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रशिया, ये जो अपने सैन्य ठिकाने जगह जगह बनाना चाहती है पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की। और भारत और पाकिस्तान की अगर आप तुलना करें तो पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं ठहरता, और विश्व के ज्यादातर देशों के पास अगर ऑप्शन होगा तो वो पाकिस्तान की तुलना में भारत को उन्हें चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, खतरे की घंटी भी हमें दिखाई दी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जहां अजरबैजान, तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हिंदुस्तान के साथ उस टाइम कोई देश खुलकर सामने नहीं आया। ये एक मुद्दा ऐसा है क्योंकि ये जो धार्मिक आधार पर आसिम मुनीर जो आज लामबंदी करने की कोशिश करे, तो देखिए, रिश्ते बनाने के लिए आदमी
नहीं, लेकिन हर शेखर जी, जगह इसको कोई ना इस कोई तरह से कॉमन भी तो देख सकते हैं ना कि किसी ने मना भी तो नहीं किया या किसी ने उसका विरोध भी तो नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला था, उसकी सच्चाई हर कोई जानने के बावजूद, जो पाकिस्तान, मिश्रा जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भिखारी पाकिस्तान, लेकिन उस भिखारी पाकिस्तान को जो अमेरिका से जो डील मिली, जो रशिया से उनकी ट्रेड डील हुई, एक्चुअली उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़ोतरी हुई है उस ऑपरेशन सिंदूर वाले घटना के बाद। हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, हिंदुस्तान के एक समय में उनसे रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे, वो खुल के हिंदुस्तान का साथ देते थे। आज कहीं ना कहीं कई बार हम अपने जिसे जी कहते हैं देश के आंतरिक राजनीति में कई बार ऐसे जी, बयान आ जाते हैं। फॉर मुझे एग्जाम्पल लग रहा है नुपुर आपकी शर्मा बात जैसे पे बयान। संजीव सर जो है वो थोड़े से सहमत नहीं जी दिख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव सर। मैं सहमत नहीं हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, उसने बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत बड़ी सफलता थी, पाकिस्तान को हमने भारी शिकस्त दी। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारत, इस नए भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उस नए भारत को अपनी जो कार्रवाइयों को करने का जो तरीका आता है, हमें किसी और देश से ज्यादा इस तरीके की जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए ज्यादा मदद की आवश्यकता थी भी नहीं। जी हम स्वयं ही काफी थे। और हमने ये पाकिस्तान को बता दिया था कि हमारी जो कार्रवाई 9 ठिकानों को हमने मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था पहलगाम की आतंकी हमला के बाद, क्योंकि ये जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है, कि जी आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करता। ये जी 26/11 के समय का भारत नहीं है कि जो है इतनी बड़ी घटना हो जाए हम चुपचाप बैठे रहें और दुनिया का मुंह देखते रहें कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, जी। या कौन आप ही की या बात क्या पे नहीं। शेखर जी, ये शेखर ये जी, ये ये जी सारी बातें अपनी सोची जी, जाती है। शेखर जी, अब पहले कार्रवाई की जाती है जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ, उन आतंक के ठिकानों को हिट किया जाता है और उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन क्या कहता है। और यही बात जो है भारत ने इस बार की। भारत ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि ये जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हमने उसकी तैयारियां शुरू की। सबसे पहली जो कार्रवाई ये की, हमने ऑपरेशन जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित किया। उसके साथ साथ हमने और भी मेजर्स लिए। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे तो उसको बहुत ही डाउन स्केल पे जी रखा। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया। और ऑपरेशन सिंदूर को करने के बाद हमने पाकिस्तान को बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि ये जो हमारी कार्रवाई है वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, कंसीडर्ड है। और यदि पाकिस्तान इसकी गंभीरता को समझे तो बेहतर हो कि उसे रिस्पॉन्ड न करे। लेकिन पाकिस्तान ने ये तो गलती शेखर की। जी, आपको क्यों लग रहा है पाकिस्तान कि ने उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो ज्यादा बेहतर हो गई है? संजीव सर की बातों पे आप कहें। हाँ मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की इंटेंशन और सफलता पर कोई शक नहीं है। इसमें वाकई ये बहुत बेहतरीन ऑपरेशन था और मैं संजीव जी की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे ऑपरेशंस करने में हम सक्षम हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। पर मेरा ये कहना है कि उस टाइम जैसे खुल के कुछ देश सामने आ रहे थे और बार बार डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आ रहा था वो चाहे छेड़ने के लिए, उसका एक मजबूत जवाब हम नहीं दे पाए। और यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहां तक मुस्लिम कंट्रीज की बात है, इंडिया के उनसे बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, सब कुछ रहा है। लेकिन कई बार जो हमारे नेताओं के अनर्गल बयान हमारे देश में आ जाते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर नुपुर शर्मा जैसे लोगों के बयानों की बात कर रहा है जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, और वहां से अगर भारत की अगर कोई मुस्लिम विरोधी इमेज बनती है कुछ नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानों से, तो उससे वहां आसिम मुनीर जैसे लोगों को वहां पर धार्मिक तौर पर लामबंदी करने का मौका मिलता है। मेरा इतना कहना है और अगर कि राहुल डिप्लोमेसी, गांधी देश के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोले तो वो मौका नहीं मिलता है पाकिस्तान को? देखिए एक राहुल हेडलाइंस गांधी बना का ले। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कोई बयान मेरे नजर में तो नहीं बिल्कुल है। बहुत सारे बयान ठीक है है, सर, नहीं बहुत सारे बयान है। मैं चाहूंगी संदीप वहां जी पर ऑपरेशन बयानों की अगर एक फहरिस्त हो तो बता दीजिए शेखर जी को। देखिए देखिए किरण जी, देखिए एक बात तो मैं कहूँ कि इमेज उमेज कुछ होती नहीं है, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ।
अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप पावरफुल हैं, तो लोग आपके झुक के तलवे चाटेंगे, सीधी सी बात। और पाकिस्तान उसका उदाहरण है, अमेरिका के तलवे जाके चाट रहा है, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, इजराइल और गाजा के बीच लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने उस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसको चाहिए था, और उसके बारे में माहौल भी बनाने लगा। तो आज जो हमारी विदेशी नीति पे सवाल उठा रहे हैं, आज हमारी रक्षा नीति पे जो सवाल उठा रहे हैं, उस पे मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारत को अगर कोई स्टेप लेना होता है तो वो आज पाकिस्तान से पूछता नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका से पूछता नहीं है, वह अपने निर्णय खुद लेता है। उरी हमला हुआ, पहलगाम हुआ, सभी मामलों में भारत सरकार ने अपने दिल की आवाज पे, सावरन जो संप्रभु राष्ट्र की आवाज होती है, उस पे अपना निर्णय लिया है, ना कि किसी देश से पूछ करके समझ करके कि अगला नाराज हो जाएगा। भाई हमारे देश के लोगों पे हमला हुआ है, हम उसका जवाब देंगे, हम डिसीजन लेंगे। कोई देश विदेश हमको कैसे समझा सकता है? और नुपुर शर्मा के बयान को बार बार यहां पर क्यों हमारे शेखर भाई ले आना चाहते हैं? भाई अगर ऐसी बातें हैं तो देश और विदेश में भी बहुत सारे बयान होते हैं, तो उस पर भारत सरकार भी अपना ऑब्जेक्शन कर सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। बहुत चीजें बैकडोर पॉलिटिक्स होती है जिसको कैमरे के सामने नहीं डिस्कस किया जा सकता। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो आज की तारीख में हम पिछले 10 वर्षों पे अगर देख लें, चेन है पूरी कि हमने जहां भी हमारे भारतीयों पे हमला हुआ है, हमारे संप्रभुता पे हमला हुआ है, हमने बिना किसी देश के दबाव में आए जो है रिस्पॉन्स किया है। इसका जल्दी से जवाब शेखर जी आप दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं संजीव श्रीवास्तव जी और यूके देवनाथ सर के पास जाऊंगी। देखिए, जो सच्चाई है वो हमको माननी पड़ेगी। भारत अगर इतने ही अपने आप में सक्षम होता कि हमें विश्व की कोई चिंता नहीं कि कौन क्या कह रहा है, तो हमको आज आसिम मुनीर की क्या अपील है, हमें शायद उस पर भी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें हर जगह देखना पड़ता है आगे क्या हो सकता है बयान से, क्योंकि पहलगाम हमने देख लिया, अब आगे हमारी तैयारी क्या हो सकती है, ये चर्चा उस पर है। आगे किस तरह से हमें पाकिस्तान को हैंडल करना है, ये चर्चा उसके ऊपर है। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए मैं उसके जस्ट पे आ जाता हूँ कि आसिम मुनीर अगर धार्मिक आधार पर लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने आर्थिक आधारों पर उन संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अगर भारत की कोई गलत छवि प्रचारित होती है, तो उसको हम जो भी उसमें करेक्शन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक जो इंटरनेशनल कंट्रीज में जो आपकी कंट्री का जो परसेप्शन है, तो उसको करेक्ट करने के लिए। और देखिए, ये भारत सरकार की तरफ से ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं आप समझाते? अगर आपकी बातचीत होती हो तो समझा देना चाहिए ना कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के इस तरह की बातें ना करे, अजय राय राफेल में नींबू मिर्ची लटका करके सवाल ना पूछे, कितने हमारे मिसाइल्स गिरे, ये तमाम ऐसे सवाल आप बैठे बिठाए पाकिस्तान को हेडलाइंस के लिए एक मौका देते हैं। देखिए इस बात में अगर एलओपी पे क्वेश्चन उठेगा तो प्रधानमंत्री पे भी क्वेश्चन उठेगा कि साउथ कोरिया में क्या बयान दिया, कनाडा में क्या बयान दिया कि 2014 से पहले लोगों को शर्म आती थी, उनको लगता था कि हमने क्या पाप किए। इस बयान पे मैं आपको बता दूं, इस बयान पे कल भी चर्चा हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल इस बयान पे चर्चा हुई थी, और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने उस पे कहा कि हाँ ऐसा हमने कहा था, लेकिन ठीक है अब आइंदा चीजें नहीं होंगी। अब ये कहा जाए कि जो 2014 से पहले किया गया हम भी उसी चीज को रिपीट करेंगे, तो ऐसा होता नहीं ना शेखर सर, और ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, उस बयान से शायद हमारी डिबेट डिरेल होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उस बयान पे बता देता हूँ। नहीं, मुझे मालूम है कि हमें भारतीय होने पे शर्म आती है, मैंने कहा ना कल इसमें चर्चा हुई, कल इस पर बातचीत हुई, और यही जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको बिल्कुल ये कहा कि हाँ ऐसा हुआ, गलती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं माना जाता कि हाँ राहुल गांधी गलत बोलते हैं, हमारे नेतृत्व जो है वो गलत इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं विदेशों की धरती पर। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ कि राहुल गांधी ने वहां जो इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो सवाल उठाए, मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि राहुल गांधी ने उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी बड़ी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस, आप दूसरी धरती पर बर्लिन जाके कहेंगे क्या करेंगे, वहां की गवर्नमेंट क्या कर लेगी सर? गवर्नमेंट कर लेगी वहां पर? कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिर अपने प्रॉब्लम को उस जगह पे ही क्यों रखना जहां उसका कोई समाधान नहीं? मेरा ये कहना है कि इस मामले में अगर राहुल गांधी के आरोप हो सकता है बिल्कुल झूठे हो, और अगर झूठे हैं और एक संवैधानिक, मैं तो कह रही हूँ कि जगह ही गलत है जहां आप उन बातों को रख रहे हैं। संस्था क्या एक्शन ले रही है, वो संवैधानिक संस्था क्या एक्शन ले तो रही है? आप अपने देश में इस बात का सवाल पूछेंगे ना, अब बर्लिन जाकर के थोड़ी ना पूछेंगे। देखिए
देखिए, चुनाव आयुक्त की एक खामोशी एक बात नहीं नहीं, बताती चुनाव है। आयोग की खामोशी आप ले जाइए सबूत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हम तो बार बार यही बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास दीजिए, सबूत दीजिए, वहां पर कोर्ट फैसला चीजें करेगी, क्यों नहीं करेंगी। देखिए, मैं अब इस पर सुन लीजिए कि क्या इस बात से फिर से प्रूव हो रहा है कि या तो चुनाव आयुक्त ईमानदार होता है या ज्ञानेश कुमार होता है। उनको चिंता होनी चाहिए कि संवैधानिक संस्था इसमें में इतना बड़ा आरोप ये कोर्ट तय कर ले ना, ये कोर्ट तय कर ले। पार्टी और आप और हम बैठ के तो नहीं तय करेंगे कौन ईमानदार कौन करप्ट, नहीं करेंगे ना। ये परसेप्शन वो खुद बना रहे। राहुल गांधी पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के आरोप झूठे तो लॉ एंड ऑर्डर उन पे नहीं एक्शन ले। चलता। दूसरी बात, परसेप्शन से अगर लॉ एंड अगर ऑर्डर नहीं आरोपों में चलता, गंभीरता है, परसेप्शन से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, देश नहीं चलता। यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा, सबूत आपके पास है, दे दीजिए ना तो कोर्ट राहुल में। गांधी ने अगर झूठ बोला है, इनको लगता है, इनको पता है, सबूत है, तो एक्शन लेना। तो अब बर्लिन की एक्शन धरती ले पे क्यों सकते हैं जाके बिल्कुल। बोलेंगे? वहां और तो दूसरी प्रधानमंत्री ने जाके दूसरी जिक्र बात नहीं किया कि ब्राजील के मॉडल को गलत दिखा दिया उन्होंने। मतलब क्या है, प्रधानमंत्री तो इतने देशों में गए, वहां तो उन्होंने नहीं कहा, इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है ब्राजील के मॉडल का फोटो ले आते हैं, वो गलत इसी है। बात से शक बढ़ रहा है। वो जगह नहीं इसी बात से है। बढ़ रहा है देखिए कि जब जगह, चुनाव की देखिए प्रक्रिया जगह पे पर- बात रखेंगे तो समाधान भी होगा। और आप इससे हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं। और इसकी पहली बात यह हो जाती है कि अगर आपके इलेक्शन कमीशन पे आपका भरोसा उठ रहा है, आपको ईवीएम पे भरोसा उठ रहा है, आप कोर्ट जाइए, वरना तो लोग यही कहेंगे क्या संविधान, क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या न्यायालय। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर वापस अपने डिबेट पे हम आते हैं। मैं 2 लाइनों में आपको बता देता हूं कि या तो चुनाव आयोग इन पे कार्रवाई करे, राहुल गांधी के झूठे अगर आरोप है, ताकि पूरे देश को पता लगे संवैधानिक मतलब संस्थाओं पर आप झूठा आरोप शेखर ना जी, लगाएं। दूसरी सवाल बात, आप कि उठाए, सुप्रीम कोर्ट जाने सवाल के बजाय कांग्रेस पार्टी उन उठाए, आरोप है, सवाल एक कांग्रेस पार्टी ब्राजीलियन उठाए महिला का और अगर- ये कहे कि अगर मैंने गलत बोला है तो आप हम पे कार्रवाई कर दो। स्यूमोटो उसकी जांच क्यों नहीं कराता है? स्यूमोटो जांच अगर कराने आपके पास में सबूत है तो आप सबूत क्यों नहीं देते हैं? आप सिर्फ मंचों पर और संसद में जब इसी बात का जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे, राहुल गांधी क्यों वहां से वॉकआउट कर गए? सुनते बैठ करके ना, संसद क्यों है, लोकसभा क्यों है, वहां बैठते ना। मैं चाहूंगी संदीप जी इस पर आप अपना रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं संजीव जी और यूके देवनाथ जी आपके पास आती हूँ बहुत जल्दी से सर, छोटे 30 सेकंड्स में। देखिए, राहुल जी को एक बीमारी यही लगी हुई है कि भाई सदन के अंदर अपना बोल लेंगे और दूसरे की जब सुनने की बात आएगी तो वहां से भाग लेंगे। इस बीमारी से आप जो है एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, और आप विदेश में जाकर के देश के सम्मान को धता बताते हैं। भाई आप ही लोग थे ना, जब उरी अटैक हुआ तो आपने कहा कि भारतीय सेना की कार्यवाही में पेड़ उखड़े हैं। भाई इस तरह की चीजें आप क्यों कहते हो जो देश के सम्मान और मान को गिराने वाली होती हैं? कभी कभी अगर आपको लगता है वो सच्ची भी है तो उसको आप अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहने की बजाय देश के अंदर आके कहिए, देश की संस्थाओं के सामने कहिए। लेकिन आप भारत को अपमानित करने का काम करेंगे और फिर चाहेंगे देश का मतदाता आपके पक्ष में जो है जनमत बनाए, यह तो नहीं हो सकता है। फिर आपको ईवीएम को ब्लेम करना ही पड़ेगा। संजीव सर, इस तरह की बयानबाजी इंटरनेशनल के फोरम पर क्या भारत के रिश्ते बाकी देशों के साथ खराब करते हैं? देखिए ये जो मैं चाहूंगी कि जो मुस्लिम देशों के लिए भी कहा गया है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा। जो गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजियां हैं विदेशों की धरती पर जा करके, आप जानते हैं कि भारत के विरुद्ध भारत के अंदर भी कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, लेकिन जो भारत के बाहर जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो ऐसे मौकों की तलाश पे रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी है, जो पूरे जो रेडिकल लेफ्ट लिबरल जो रेडिकल इस्लामिक कबाल जो कार्य करता है, जो डीप स्टेट है, वो जो है पूरी तरीके से एक्टिव होकर के और भारत को दुष्प्रचारित करने की कोशिश करता है। ये बात सच है। और राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको स्वयं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की जरूरत होगी तभी वो संज्ञान लेंगे क्या? ये स्वयं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि विदेशों में जाकर के किस तरीके का बयान देने चाहिए और किस तरीके के नहीं देने चाहिए? तो इस तरीके के जर्मनी में जाकर के, और पूरे पहले भी वो अमेरिका की यात्रा पर थे, उस समय भी हमने इसको डिस्कस किया था। इस तरीके के बयानबाजियों से लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनकी की स्वयं की जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, वो राष्ट्र के नागरिक हैं और उनकी पार्टी ने देश की लंबे समय तक सरकार चलाई है, तो ऐसे में स्वयं उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद मैं फिर एक दूसरे जो प्रश्न पर शेखर जी जो कह रहे थे, देखिए जब कोई घटना हो जाती है
तो उसके बारे में जो है विदेश के बारे में अगर आप सोचने बैठेंगे ना, तो फिर वहीं पर एंड अप करेंगे जैसा आपने 26/11 के बाद एंड अप किया था। और ये जो उनके शेखर जी के बयान है उसके अंदर मुझे वही पुरानी जो सोच है जो पहले से 26/11 के टाइम की वो दिखाई देती है, और उसको बेहतर हो कि अब दूर कर लिया जाए। उसका अब समय बीत चुका है। और ये जो आज के समय का जो भारत है वो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख रखता है। और यदि भारत के ऊपर कोई हमला किया गया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई अन्य टेरिटरी हो, ये भारत उसको रिस्पॉन्ड करता ही करता है, इसको छोड़ता नहीं है। आपकी तरह 26/11 के समय का नहीं कि अमेरिका क्या कहेगा तो ये क्या कहेगा तो वो क्या कहेगा, तो अरे वो न्यूक्लियर चला देगा, अरे उसके पास तो न्यूक्लियर बम है। और उसके अलावा भी अन्य जो कंसिडरेशंस थे, आपके अपीजमेंट की जो नीतियां थी वो भी उसके में शामिल थे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो ये जो इस तरीके की जो देश के विरुद्ध काम करने का जो कार्य है और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां देने का जो कार्य है, उस देश के अंदर खूब होता है। और उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने राष्ट्र को विकसित भारत कैसे बनाया जाए, कैसे 2047 तक हमें अपने आप को विकसित भारत को बनाने की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे, और उसमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सभी इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी विचारधारा को क्यों न फॉलो करते हो। लेकिन जहां तक भारत की मुस्लिम देशों में छवि की बात है, वो छवि मैं किरण जी कहना चाहता हूं बहुत ही अच्छी छवि है, बहुत ही सुदृढ़ छवि है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत ही मित्रवत संबंध है। जो हमारे यूएई के जो लीडरशिप है उसके साथ बहुत अच्छे संबंध है। आज भारत को I2U2 के इनिशिएटिव में शामिल किया गया, जिसमें कि भारत, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएई शामिल है। भारत को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया गया है, और ये जो कॉरिडोर है वो सारे मुस्लिम राष्ट्रों से होकर के गुजरता है, और उन मुस्लिम राष्ट्रों को भारत की महत्ता का पता है। मोहम्मद बिन सलमान के पास जाकर के इसी तरीके से विभाजनकारी जो बयान देने वाले जो तमाम ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि उनको भड़काने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के तरफ से अनेकों ऐसी कोशिशें की जाती थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की महत्ता को समझा और वो पूरे सऊदी अरेबिया का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। पूरे सऊदी अरेबिया का उनका विजन 2030 का लक्ष्य है, जिसमें कि वो भारत का भी सहयोग लेना चाहते हैं। यूएई भी अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में लगा हुआ है। भारत का एक बहुत ही विशाल डायस्पोरा, जो सबसे बड़ा अगर भारत का कहीं डायस्पोरा है वो मिडिल ईस्ट रीजन में रहता है, और वो डायस्पोरा उन राष्ट्रों के उत्थान और विकास में कितना अच्छा कार्य कर रहा है। कतर के साथ देखिए हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि हमारे 9 पुरुष सेना के जो सैनिक हैं उनको कतर ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सारे विषयों को बहुत ही संज्ञान उसका लिया, और भारत सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और उसके अभी आप देखिए तो भारत के सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट और जितने भी राष्ट्र हैं सभी के साथ जो संबंधों को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इजिप्ट के साथ हमारे बड़े सबसे कहें तो एक कहे कि अभी ताजा उदाहरण है अफगानिस्तान, तालिबान शासित अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी एक हफ्ते की यात्रा पर आके गए हैं, देवबंद भी गए थे। तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स जो भारत के हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और जाहिर है कि अगर तालिबान के किसी के साथ खराब संबंध है तो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र के साथ बिल्कुल। मैं चाहूंगी शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर कहिएगा। मैं देवनाथ सर माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो रही हूँ, बट देखिए संजीव जी ने जिस अच्छे तरीके से बात रखी उससे एक बात तो तय होगी कि शायद इस डिबेट को करना ही आज बेईमानी है। अगर हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो आसिम मुनीर कहीं जाते रहे, कुछ कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, खराब चल रहा है नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप मुझसे ज्यादा जानकार है इस मामले में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। दूसरी बात, जब 26/11 की बात करते हैं तो ये कंधार हाईजैक भूल जाते हैं कि जिनको हम वहां पर छोड़ कर आए थे, आज उसी हाफिज सईद और उन्हीं अजहर महमूद जैसे लोगों के थ्रू आज तक आतंकवाद का हम दर्द झेल रहे हैं। जब 26/11 की बात करते हैं तो कंधार भी की बात करिए कि विदेश नीति उस टाइम आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। अब संजीव जी एक मिनट, संजीव जी, बाकी जो विदेशी धरती पे वर्ल्ड आज एक ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट का जमाना है। आप चाहे यहाँ बयान दे चाहे वहां बयान दे, वो पूरे विश्व में फैलता है। अगर राहुल गांधी के बयान से अगर देश की गरिमा को इतना ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है कि ये एक मौका ऐसा है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर अपने पिछले बयानों के लिए देश से माफी मांगे, ताकि एक नजीर राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए सामने आ जाए और वो भी आगे माफी मांगते हुए अपने इस तरीके के बयानों को रोके। तो देश के प्रधानमंत्री को उसमें देश की गरिमा को बचाने के लिए एक चीज यहाँ पर शेखर जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करेगा। एक चीज मुझे बताइए,
अगर कोई गलती इतिहास में हुई तो अभी प्रेजेंट में अगर कोई है तो उसी गलती को दोहराएगा और कहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम भी नहीं मांगेंगे। क्या देश ऐसे चलना चाहिए? नहीं, मतलब कब अब मैच्योर होंगे? भाजपा प्रवक्ता मान रहे प्रधानमंत्री तो आज भी ऐसे बयान दे देते, गाए बगाए उनके मुंह से। कौन सा बयान दिया गया है? वो कौन सा बयान कभी दिया गया कपड़ों से सर? पहचानने वो कपड़ों से पहचानने अगर लग जाते हैं, उसके बाद भी अगर उनका सऊदी जर्मनी से ही फ्रेंड्स बहुत बयान अच्छा सुनाई देश दे है रहे हैं, क्या क्या बयान आ रहे हैं वहां से। जी। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने 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 कहा ये जो पुराने जो आतंकी भारत में वांछित हैं, जो अभी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, फरार हैं, या जो भी आप एब्सकॉन्डिंग कह लीजिए, ये देखिए आज के समय की भारत की नीति में ये भी परिवर्तन आया है कि हम उन घटनाओं को न तो भूलेंगे न उन्हें माफ करेंगे। ये भी बात भी सच है। जीरो टॉलरेंस की नीति और तो ना है। पकड़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर किसी ने आतंकवाद की घटना को कर रखा है तो अमेरिका उसे कभी भूलता नहीं है, कभी माफ नहीं करता। उसामा बिन लादेन को चाहे वो 10 साल का समय लगे, चाहे अल्मान अल जवाहिरी को मारने में 20 साल का समय लगे, उन आतंकियों को हंट डाउन अमेरिका करके रहता है। इसराइल भी वैसी नीति पर चलता है। और मैं आपके लिए अच्छी खबर बता दूं कि आज का ये जो भारत है वो इसी तरीके की नीति पर चलता है। और ये जो जैसे कि मैंने कहा कि पहले की नीति को त्याग दिया गया है और आतंकवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है अपने देश में। और यदि कोई आतंकी अगर किसी घटना को करने में कामयाब कहीं हो गया तो फिर वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बात को आपको समझना होगा। और देखिए घटनाएं पहले बहुत हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं को जो के लिए जो वांछित है उनको कभी भी भूला नहीं जाएगा। तो जब हम 9/11 जब पार्लियामेंट अटैक की बरसी मनाते हैं, जब 26/11 की जब बरसी मनाते हैं, तो वो सारी बातों को हम फिर से एक बार अपने संकल्प को दृढ़ करते हैं कि उनको हम अभी तहव्वुर हसन राणा को अमेरिका से लाया गया है, आपने देखा होगा। भारत की सरकार परस्यूट करती है, हॉट परस्यूट करती है। और ऐसे लोगों को जो भी आतंकी जहां कहीं भी छुपे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कनाडा को हमने 36 लोगों की जो लिस्ट दी है और कनाडा के ऊपर भी दबाव बना के रखा हुआ है कि आप उनको डिपोर्ट कीजिए। वो भारत में एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के वांछित हैं, चाहे वो पन्नू हो चाहे वो कोई भी अन्य आतंकी हो। तो ये और पाकिस्तान को हमने लगातार ये देखिए शेखर जी, पाकिस्तान के साथ भारत की आज बातचीत बंद है। भारत की शर्त एकमात्र है कि आप आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाइए। और एविडेंस बेस्ड एक्शन क्या है? वो जो लिस्ट आपको दी गई है, जो वांछित आतंकी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो अन्य आतंकी हो, सभी को आपको हैंडओवर भारत को करना होगा। और जब तक आप इस तरीके के एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएंगे तब तक की और आतंकवाद की जो कैंप्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं, जो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्षमा चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे हैं, उसको आपको बंद करना होगा। और ये जो इस तरीके के जो कदम जब तक आप लेकर नहीं दिखाएंगे, ये नया भारत पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से बातचीत नहीं करेगा। ये बात भी हमने स्पष्ट कर रखी है। यूके देवनाथ सर, जी बिल्कुल बिल्कुल नया भारत है ये। यूके देवनाथ सर, बार बार शेखर सर इस बात का जिक्र कर रहे हैं पकड़े भी नहीं जाएंगे, यानी मुझे लग रहा है सीधे सीधे तौर पर आप पहलगाम की बात कर रहे होंगे, क्योंकि संभवतः जो है विपक्षी दलों को, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों को ये लगता है कि पहलगाम हमले के जो मुख्य दोषी हैं वो नहीं पकड़े गए। कैसे देखते हैं देवनाथ सर? किरण जी, जो आतंकवादी है उसको पकड़ना शायद हर बार जरूरी नहीं है। आतंकवाद की जड़ को पकड़ना पड़ेगा। एक टेररिस्ट को हमने पकड़ लिया, वो क्षणिक टैक्टिकल छोटी सी जीत है। बड़ी जीत तब होती है जब हम आतंकवाद का जड़ जो कि पाकिस्तान में है उसको टैकल करें। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ये है कि हमें पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद से, कि वह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम ना दे। मैं पूरे डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए, विदेशों से जब पॉलिटिशियंस भारत में आते हैं, अमेरिकन्स भारत में आते हैं, हमारे को कभी पता ही नहीं लगता कि कौन सा पॉलिटिशियन अमेरिका से भारत में आया, रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है। जब वो भारत में आते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं। ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कितने पॉलिटिशियंस, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ भारत में आते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन लेबर पार्टी से है, कौन कंजर्वेटिव है, कौन एलडी लिबरल डेमोक्रेट है। वो आते हैं, हम बतौर अंग्रेज बात करके वापस चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि वो पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं। तो शायद सब भारतीयों को यह संज्ञान में लेना पड़ेगा कि जब हम विदेश में जाएं तो भारत की बात करें और अपनी अपनी जो बहुत छोटी सी पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट से
ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको थोड़ी देर के लिए विदेशों में भूल जाएं। जी। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं चाहूंगी शेखर जी, मुझे लग रहा है कि संभवतः आप बातों को थोड़ा सा जो है वो समझे भी होंगे, क्योंकि खुद में देखिए जो उस फील्ड में, मतलब उस जगह पर जहां अपनी जान को वो जोखिम में डालते हैं, वो यहां पर कह रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई पॉलिटिशियन वहां जाके कुछ नेगेटिव कहता है, इसका असर पड़ता है सेना पर, आर्मीज पर पड़ता है, उनके मनोबल पर पड़ता है, देश के लोगों पर पड़ता है, व्यापार करने वालों पर पड़ता है। फिर आखिरकार इस तरह की बयानबाजी क्यों? हम थोड़ा सा डिरेल हो गए हैं अपनी चीजों से, आसिम मुनीर से हट करके, लेकिन कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को भी मौका हम ही दे देते हैं इस तरह की बातों के लिए। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहा हूँ, उस टाइम शायद आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी, या मैं नहीं बोल पाया हूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हर देश में जो डेलीगेशंस भेजे गए, जिसमें विपक्षी दलों के भी लोग थे, ये एक बेहतरीन कदम था। जहां कम्युनिकेशन गैप की मैं बात कर रहा था, उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश हुई और काफी हद तक वो कामयाब भी हुई। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं कोई सरकार का विरोधी हूं और उसकी आलोचना करनी है। नहीं, विरोधी की बात लेकिन नहीं मैं है, सिर्फ ये आपका अपना एक मैं वक्तव्य है, आप जिस मैं सोच मैं के साथ चीजें चलते हैं। जी जी, मैं सिर्फ एक बात ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि परसों का अगर आपने अखबार पढ़ा हो, तो विजय माल्या के लिए ललित मोदी ने बड़े लंदन में बहुत शानदार पार्टी दी, जो पूरे हमारे इंडियन मीडिया में भी सारी बात आई। जब हम बात कहते हैं दाऊद इब्राहिम, अगर आपको 2014 से पहले के बयान अगर याद होंगे, तो मोदी जी कहा करते थे इसको तो तुरंत पकड़ के लाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आज ये सारे लोग अब तक वहां पर अपने ठिकानों पर सुरक्षित है। मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार भागे कोशिश कैसे नहीं सर? कर रही या ये चीजें शेखर बहुत जी, आसान भाग है, कैसे गए? लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इतना आप बड़ा दूसरों पर घोटाला आरोप करके लगाते हैं। निकल कैसे गए देश से? जी, इतना बड़ा घोटाला करके देश से निकल कैसे गए? अब तो अब तो दूसरे ये देश में सरकार लाने किसकी में दोस्त है? प्रत्यार्पण के कुछ रूल्स है, नॉर्म्स है, वो सब चीजें, पेपर वर्क है, पूरा करना होगा, लेकिन तो गए जो कैसे इतना जो बड़ा घोटाला विजय करके, और कर कैसे लिया उन्होंने? जी, ये इसी बात को लेकर कि संसद में अरुण जेटली जी से विजय माल्या जी की जो मुलाकात की चर्चा है, कि उसके बाद उनको एक सेफ पैसेज मिला, और बांसुरी स्वराज जी जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी ललित मोदी को, तो वहां पर क्या कम्युनिकेशन हो, इस तरीके की चर्चाएं हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि इन लोगों का उसमें कोई योगदान रहा, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि वो कैसे निकल गए, और आज हमारे अगर मजबूत रिलेशंस है तो इन देशों के साथ, तो इनका प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो पा रहा है? चीजों में तो वक्त ये लगता है, उनके भी अपने कानून। मैं चाहूंगी जी संदीप जी जी इस पर जो है वो उस पर जवाब दें। संदीप जी। देखिए किरण जी, शेखर जी आर्थिक अपराधियों को और आतंकवादियों को दोनों को एक तराजू से तौलने लगे। भाई आप देश को खोखला करने वालों को और देश में अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने वालों को एक तराजू पे नहीं तौल सकते। उन्होंने आर्थिक अपराध किया है विजय माल्या ने देशद्रोह नहीं किया है। अगर उनको एजेंसीज पकड़ेंगी, उन्हें डिपोर्ट करेंगी, भारत में सारी चीजें होंगी। लेकिन आप इस विषय पर जब मुनीर की बात चल रही है, वहां पर आप विषयांतर करके वहां क्यों ले जा रहे हैं? सीधी सी बात है कि विषयांतर करने का कि कहीं ना कहीं जो नरेटिव एक गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल हो जाए। आपने देखा डिलिबरेटली इन्होंने नुपुर शर्मा को जानबूझ करके कई बार लाए हैं इस डिबेट में। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब देश की बात हो तो एक वॉइस में आवाज जानी चाहिए। और जो देवनाथ जी ने कहा कि भाई भारत की बात करिए, भारत के लिए बात करिए, इसमें अब विजय माल्या कहां से आ गए? जब आतंकवादियों की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, यहाँ पे एक आर्थिक अपराधी को आप यहाँ क्यों ले आ रहे हैं? अच्छा नहीं लगा ना कि वो विजय माल्या खुलेआम को में discussion पार्टी में कर क्यों रहे ला हैं, भाई? लेकिन देश के अंदर खोखला करने का तो काम विजय माल्या और इन्होंने भी किया है, उसमें कोई दो राय नहीं, और जल्द प्रत्यार्पण उनका होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। शेखर जी अपनी बात को रखिएगा। था कि बात चल रही है विदेश नीति की। विदेश नीति में अगर आपके संबंध उन देशों से अच्छे हैं, तो किसी भी प्रकार का अपराधी हो, अपराधी आतंकवादी हो, चाहे वो जी आर्थिक संजीव अपराधी हो, सर, मैं एक चाहूंगी आर्थिक 30 अपराधी सेकंड्स की में वजह सर से इस नहीं। बात को बताइएगा थोड़ा सा, 30 सेकंड्स में सर, कि विदेश नीति अच्छी नहीं है क्या जो प्रत्यार्पण नहीं करा पा रहे हैं? जी, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी संजीव सर। देखिए, उसकी प्रक्रिया चल रही है, ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है, और चाहे वो माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो चौकसी हो, उसके बारे में प्रगति हुई है। अभी हाल के समय में
अनेक ऐसे स्टेप्स लिए हैं वहां की कोर्ट्स ने, उसकी अपनी स्थिति है। आपको याद होगा कि ये जो अबू सलेम नामक आतंकी था, उसको भारत में लाने की लंबी प्रक्रिया चली थी, लंबी के बाद ये भारत लाया गया था। ये पुर्तगाल की जेल में बंद था। तो ये इस तरीके के जो भी जो आतंकियों के लिए जब यूरोपीय राह में इतने लंबा समय लगता है, तो उसी तरह से थोड़ा वक्त आर्थिक जो लगता है। अपराधी और हैं मैं उसके चाहूंगी लिए भी। शेखर जी के लिए एक एग्जांपल दे दूं लूथरा ब्रदर्स का। थाईलैंड भागे थे, लगा था बच जाएंगे, लेकिन वही हमारी विदेश नीति है कि लूथरा ब्रदर्स को हम पकड़ करके लेके आए। अगर तुरंत एक्शन होता है तो ऐसे जो अपराधी हैं वो भागते नहीं है। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है शेखर जी। मुझे लग रहा है इस परिप्रेक्ष्य से भी चीजों को देखना चाहिए। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।